पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी थी। आप लोगों ने देख ली वो लास्ट पीडीएफ? जी सर, कोई इश्यूज नहीं थे इसमें, क्लियर ओके था उसमें जो हमने कवर किया था सर। ओके सो बिगिन। हमने लॉस फंक्शंस देख लिए थे। लॉस फंक्शन मेरा ख्याल एक क्लास उससे भी पहले देखे थे। उसके बाद वी स्टार्टेड लुकिंग एट ये डेटा सेट्स पे हमने बात की थी कि डेटा सेट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, एग्जांपल्स, उनके डिनोट किस तरह किया जाता है, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज़ रिटन इन द बुक्स। उसके बाद वी लुक्ड इनटू दिस वेरी स्मॉल प्रॉब्लम ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारी ये डिस्कशन थी कि गुड फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं और गुड फीचर क्या मतलब है। तो हेयर इट्स लाइक क्लस्टर्ड हैं ये टुगेदर। इंट्रा क्लास वेरिएबल वेरिएंस और इंटर और इंट्रा क्लास वेरिएंस पे हमने थोड़ी सी बात की थी। राइट उसके बाद अगेन ये फीचर वेक्टर्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, क्लासिफायर्स क्या होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का ये पूरा वर्कफ्लो देखा था। और उसके बाद लास्ट क्लास में भी स्टार्टेड लुकिंग एट प्री प्रोसेसिंग, और कि प्री प्रोसेसिंग में मेजर इश्यूज किन को डील किया जाता है। तो उसके अंदर मेजर इशू जो एक अब था वो नॉइस का था, एक आउटलायर्स का था जो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद ये था कि डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी एग्जांपल भी हमने की थी कि ज़ीरो मीन और वन वेरिएंस का किस तरीके से आप डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजली एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं। सो दिस वाज टिल लास्ट लेक्चर। और ये सारा स्कोप थोड़ा सा इसलिए आपको रिफ्रेश कर दिया क्योंकि आज वी स्टार्ट लुकिंग एट हाउ वी कैन इवेल्युएट मॉडल। अभी तक हमने क्लासीफायर नहीं देखा कि हाउ टू बिल्ड अ क्लासीफायर, बट लेट्स से यू हैव अ क्लासीफायर, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इवेल्युएट। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वी वांट अ क्लासीफायर दैट जनरलाइजेज वेल, although if maybe some classifier would be perfect on training data, जिसकी एक एग्जांपल भी देखी थी, जिसका ट्रेनिंग लॉस 0 था, बट दैट क्लासीफायर वुड फेल इन रियल लाइफ सिनेरियोज क्योंकि उसने डेटा मेमोराइज किया हुआ। इट्स लाइक ओवर फिटिंग ऑन ट्रेनिंग सेट। बट मशीन लर्निंग का या एआई का मेन एम ये है कि हम अनसीन डेटा को प्रेडिक्ट कर सकें, और अनसीन डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक डेटा ऐसा होना चाहिए जो ट्रेनिंग में हमने यूज़ नहीं किया। तो दिस इज हाउ वील एवुलेट मॉडल। अच्छा, ये फेजेस हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, इस पे भी बात हो गई थी। आज टुडे आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि वी नीड टू फाइंड अ क्लासिफायर दैट वर्क्स वेल ऑन अनसीन डेटा। और अनसीन डेटा का मकसद ये है कि लेट्स से दिस इज योर डेटा सेट, this is your data sets D, but you will not use whole D for, you will do D test, let's say a D train, sorry, initially you will train and then it will be D test, right? So everything you do on your machine learning algorithm would be on this D train data set. You will just keep this D test data set away from training phase, or once you have trained model then you'll use it once only to evaluate its performance on unseen data। और unseen data इसलिए कह रहे हैं कि जो आपका क्लासीफायर जब ट्रेन होगा, we'll see how we'll train a classifier, it will be trained only on this data set, और ये वाला data set will not be used even for single time in training। and once you are done with your model building, और आपने मॉडल बेशक 3 तरह के बनाए हो, 4 तरह के बनाए हो, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्लासीफायर, you will use this test, और ये वाला रिजल्ट एक्चुअली विल गिव यू एस्टिमेटेड वैल्यू और एरर वैल्यू ऑन अनसीन डेटा, जिसको हम कोड कर सकते हैं और अपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकते हैं। या पब्लिश, जब हम यूजली विल पब्लिश रिजल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, विल पब्लिश रिजल्ट्स ऑन डी टेस्ट नॉट ऑन डी ट्रेन, क्योंकि डी ट्रेन तो बार बार हम डिफरेंट इटरेशन में यूज हो रहा होता है, एंड योर क्लासीफायर गेट्स स्टार्ट डूइंग ओवर फिटिंग ऑन ट्रेनिंग। तो यूजली ट्रेनिंग का एरर कम होता है और टेस्ट का उससे बढ़ जाता है, क्योंकि दिस इज लाइक यूजली दिस इज रूल ऑफ थंब, क्योंकि डी टेस्ट जो है वो ट्रेन में यूज नहीं होता, तो इसमें अनसीन में आपकी परफॉर्मेंस क्लासीफायर की थोड़ी सी कम हो जाती है। एनी इशू अकल है? जी जी सर मैं पूछा था जैसे जो अगर
जो क्लासिफायर अगर वो लर्निंग बेस्ड है, मतलब ये कि वो जो डी टेस्ट है उससे भी लर्न कर रहा है, जी तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग फेज काउंट नहीं होता वो? नहीं, डी टेस्ट कभी भी ट्रेनिंग में यूज नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी टेस्ट आप यू डिवाइड योर डेटा सेट। लेट से आपको इनिशियली डेटा सेट मिला है 100,000 सैंपल्स का, और यूजली स्प्लिट होता है 80-20 का। 80% यूल यूज फॉर ट्रेनिंग, और 20% जैसे ही आपके पास है यूल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर टेस्ट ट्रेनिंग डेटा सेट। उसको देखना नहीं है, इट्स लाइक कि उसको लॉक कर दिया आपने। उस डेटा सेट को आपने हाथ नहीं लगाना जो टेस्ट है। You do everything on 80% of the data, and 20% you use it only once. Once your training phase is done, आपके पास मॉडल बिल्ड होके आ गया, and you just test on test data set and give result that this is estimated error value of this classifier. तो D test कभी भी ट्रेनिंग फेज में यूज नहीं होगा, राइट? ठीक है सर। ठीक है। अरीबा, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो यू कैन राइट, लेकिन मैं असल में मेरे पास स्क्रीन यूजली खुली नहीं होती, बट आई विल सी एट द एंड। अगर आपके क्वेश्चन है यू कैन राइट इन चैट विंडो। अच्छा ठीक है। सो दिस इज लाइक जनरली आइडिया ये है कि आप ट्रेनिंग अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं, बट देयर आर वेरी क्लेवर टेक्निक्स हाउ टू डिवाइड दिस डेटा सेट। सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल वन जो मैंने आपको इधर बताई है कि 80-20 स्प्लिट भी कहते हैं इसको, बट दे आर मोर क्लेवर टेक्निक्स और उनकी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स हैं। तो आई विल डिस्कस दीज टुडे, और उसके बाद फिर एवोल्यूशन मैट्रिक्स में भी थोड़ा सा देखेंगे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। सो फर्स्ट इज होल्ड आउट। अच्छा, होल्ड आउट के अंदर दिस इज द थिंग जो मैं आपको अभी बता रहा था। होल्ड आउट का मतलब है होल्ड आउट सेट। इस टेस्ट डेटा सेट को आप कहते हैं होल्ड आउट डेटा सेट भी कह सकते हैं। अगेन द आइडिया सेम, यू ट्रेन your model on train set and test it once only on this test data set. अच्छा, इसके अंदर आप लोग क्योंकि यू आर इन वर्किंग फॉर मेडिकल डेटा, इसके अंदर कुछ थोड़ी सी एक टेक्निक और भी है, शायद आई विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। एक ये है कि यू लेट्स से यू हैव डेटा सेट ऑफ 100 पेशेंट्स। कोई भी डेटा हो सकता है, एक्सरेज हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स जो भी है, वाइटल साइंस हो सकते हैं। तो यू विल यूज लेट्स से आपके पास 100 पेशेंट है, तो आप इनको रैंडमली शफल करके डिवाइड नहीं करेंगे, पेशेंट पे सकते हैं। लेट्स से यू से ओके 90 पेशेंट्स को मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा, और 10 पेशेंट्स जो अनसीन होंगे उनको टेस्ट के लिए यूज करूंगा। यूजली यहाँ पर ये होता है कि यू रैंडमली शफल योर डेटा सेट, और रैंडमली उसमें से 80% यू सेलेक्ट फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, एंड 20% फॉर टेस्टिंग। बट दिस इज जनरली ओके। लेकिन अगर आपका डेटा सेट मेडिकल साइड से आ रहा है तो यू कैन जस्ट हैव यू नो मोर क्लेवर वेज हाउ टू डिवाइड दिस डेटा सेट। और कुछ डेटा सेट विद टाइम डोमेन या टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा होता है। लेट्स से डेटा सेट ऑफ स्पैम ईमेल्स। तो स्पैम ईमेल्स यू रिसीव till today is training, and for next 2 days is for testing. So based on timing information you can also divide your data set, because this is more logical. ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और क्लेवर वे ऑफ डिवाइडिंग योर डेटा सेट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसमें मैं लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था, डेटा सेट इज डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स। ठीक है। सो आपके पास अगर 100 आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो उसमें से लेट्स से अगर इफ के इज 10 यू डिवाइड इट इनटू 10 सबसेट्स, तो हर एक के अंदर 10 एग्जांपल्स आ जाएंगे। एंड k minus 1 subsets are used for training. So out of those 10, 9 k minus 1 would be 9. 9 sample would be used for training, while a single set जिसके अंदर आपका सिंगल आपका एक एग्जांपल है, जो भी हम एग्जांपल कर रहे हैं, retained for testing. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेस इज रिपीटेड के टाइम्स। तो ये 10 दफा इस तरह आप करेंगे, एंड फॉर ईच टाइम के सबसेट यूज एग्जैक्टली वंस फॉर टेस्टिंग। और इसको इमेज में मैंने डिपिक्ट इस तरह किया हुआ है। इधर मैंने आपको एक डेटा सेट दिखाया है एंड डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सबसेट्स। अगर आप देखेंगे पहले के अंदर ट्रेनिंग 2 से 5 तक हो रही है, और इसको होल्ड आउट कर लिया टेस्ट के लिए। सेकेंड इटरेशन में 1, 3 और 5। अब ये वाला जो था पहले टेस्ट में था, पर नाउ दिस इज इन सेकेंड इटरेशन, ये ट्रेन में चला गया, और दिस इज होल्ड आउट फॉर टेस्टिंग। So this is more robust in terms of giving estimate of real life scenarios. ठीक है? Any issue up till here? सर तो अब जो एंड
सारे जितनी दफ़ा भी हम रन करेंगे, जितनी जी, दफ़ा भी उसको रन करेंगे उसका एवरेज होगा। ये इस तरह का होगा 1/k, 1 से k तक। ठीक है, नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर जी। एन एरर ऑफ ईच फोल्ड। सो आपने अगर 10 दफा किए तो 1/10, और यहाँ पे आप एवरेज कोई सम करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो एवरेज एरर वुड बी योर एस्टिमेट ऑफ एरर ऑन टेस्ट सेट। अच्छा ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। ओके। अच्छा, ये एक और बूटस्ट्रैपिंग काफ़ी यूज होती है। अच्छा, बैगिंग में इसको बैगिंग भी कहते हैं, और बैगिंग का एक क्लासीफायर भी है, बट नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इसके अंदर एक और द थिंग इज यू हैव अ डेटा सेट। यहाँ पे आपको एक डेटा सेट दिखा रहे हैं। इट रेंडमली क्रिएट्स लॉट ऑफ सबसेट्स फ्रॉम द सेम डेटा सेट। ठीक है, इट्स सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मतलब पता है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपके बैग में लेट्स से 10 आइटम है, आप उनको सबसेट बनाना चाहते हो, 5 सबसेट बना सकते हो उन 10 के। तो लॉजिकली ये कि हर सबसेट देंगे तो डिवाइड बाय 10 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 आपके पास सबसेट आ जाएंगे। दिस इज नॉट विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये है कि मैं दो रैंडमली पिक करता हूँ, और जो पिक करता हूँ वापस उसमें रख भी देता हूँ, वापस बैग में आ जाते हैं। ठीक है, so you can make different combination with same data points available in different data sets or subsets। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपको कैट, डॉग, हॉर्स, काउ, रैट, लेट्स से ये 5 एग्जांपल्स पड़ी हुई कोई एनिमल्स की। जो आपका पहला सबसेट है, इसमें कैट, डॉग और हॉर्स आ गया। कैट, डॉग और हॉर्स, तीन तीन का मैं सबसेट बना रहा हूँ। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इस बैग के अंदर ये इधर तो आ गए, लेकिन ये मैंने वापस भी रख दिए, डुप्लीकेट कर दिए, रिप्लेस वापस कर दिए इसके अंदर। अब दूसरे के अंदर आप देखें, काव, काव आ गया, डॉग जो पहले में वो दूसरे में भी चला गया। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होती तो डॉग यहाँ से खत्म हो गया होता और दूसरा सकता था, और डॉग बल्कि 2 दफा आ गया। वो रैंडमली 3 सैंपल पिक कर रहा है तो रिप्लेस करता है, और एक सैंपल ही दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह उसने तीसरा सबसेट क्रिएट कर लिया, रैट, हॉर्स, कैट। ठीक है, अब ये इसके अंदर कैट जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, जो पहले में भी था तीसरे में भी था। सो बाय डूइंग दिस रिपीटेटिवली यू क्रिएट डिफरेंट सबसेट्स, और ईच सबसेट पे आप अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज मोर रोबस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पहला वाला K-1 में था उसमें भी थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है टुवर्ड्स सर्टेन एग्जांपल्स, बट दिस इज मोर ऑफ न्यूट्रल और मोर नेचुरल वे ऑफ एस्टिमेटिंग क्लासिफायर टेस्ट एरर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप जनरेट एम न्यू डेटा सेट्स। ठीक है, एम न्यू डेटा सेट्स, TI के नाम से इसमें मैंने दिखाए हुए हैं, ईच ऑफ साइज n प्राइम विच इज लेस देन n। सो n प्राइम हेयर इज 3 एंड n इज 5। ठीक है, तो डेटा सेट के अंदर नेचुरली सैंपल मेन जितने आपके डेटा सेट में सैंपल हैं उससे कम है, एंड इट सैम्पलिंग टी यूनिफॉर्मली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब अगेन कि डेटा सेट से जो सैंपल आपने उठाया है, जो पिक किया है रैंडमली, यू पुट इट बैक इनटू मेन बैग, so it can be picked again in next iteration, and the consequence is that some entries can be repeated, जो मैंने एग्जांपल में भी बताएंगे। so entries can be repeated, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो एंट्रीज रिप्लेस नहीं होंगी। द एम स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब है मशीन लर्निंग मॉडल, क्लासिफायर, रिग्रेशन के मॉडल्स आर लर्न यूजिंग अबव एम बूटस्ट्रैप सैंपल्स। इनको कहते हैं बूटस्ट्रैप सैंपल, ये जो आपको हमने क्रिएट किए। So randomly you divide your data set into different bags, and samples are with replacement, and you do machine learning algorithm on each sample। ठीक है, इसमें कोई एरर, कोई इशू, कोई क्यूरी? नो सर क्लियर है। क्लियर है, राइट। अरीबा की आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अरीबा का हुआ। अच्छा, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, इसको अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इस तरह भी लिखा होता है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, LOOCV।
So do an experiment. In each experiment, use n-1 samples. Is kind of a k-fold cross validation, but instead of making folds, ये samples पे काम कर रहा है. So अगर आपके पास 1000 samples हैं, तो you just hold one sample and you do your machine learning training on 999 sample and you just use one sample for testing. इसको कहते हैं leave one out. तो आपने एक सैंपल को लीव कर लिया है, उसको बचा लिया फॉर टेस्टिंग. एंड फॉर कंप्यूटिंग एरर अगेन दिस इज एवरेज ऑफ ऑल द एरर्स. सो इफ यू हैव n सैंपल्स, सो 1 by n और समेशन ऑफ एरर इन ईच इटरेशन. ठीक है. और आप इसकी अगर आप इमेज में भी देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सो दिस इज योर डेटा सेट कंप्लीट एंड दिस येलोइश ऑरेंज थिंग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड ईच इटरेशन डिफरेंट सैंपल इज यूज्ड फॉर testing. And if you have 100 samples, you do it 99 times 99 samples for training and 1 sample for testing. And here it will be like 1/100 and error of 100 iterations. So this will be again give you some estimate of how your classifier will generalize on unseen data. ठीक है. So this is kind of a same. और अगर आपके number of samples के folds के बराबर हो जाए number of samples जहाँ पे 1 है, लेकिन इट विल बिकम देन के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, क्योंकि उसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ होल्डिंग आउट 1 हम एक लेट्स से उसका के सैंपल्स को होल्ड कर रहे थे, इस तरह से होल्ड कर रहे थे, फिर नेक्स्ट के अंदर इस तरह से होल्ड कर रहे थे. ठीक है. अगर आप इसके नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा दें तो एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हो जाएगा. ठीक है. क्लियर है? राइट सर. अच्छा, अगर आपसे इफ आई आस्क यू what are pros and cons of leave one out cross validation and k-fold cross validation, तो आप क्या एक इजीली क्या चीज बता सकते हैं? Any guesses? सर इनमें मतलब वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी. Exactly. Leave one out cross validation probably will have more better estimate, लेकिन अगर आप सोचें if you have million sample तो आप उसको million times रन करेंगे to get an estimate, जबकि k fold cross validation में you can make just 10 folds और 10 दफा रन करने के बाद आपको एक estimate मिल जाएगा. But probably this is more nearer to reality. But this is just again an estimate. लेकिन leave one out में usually आपकी working ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी देर बाद आपको results मिलते हैं, considering data set these days is quite big. ठीक है. अभी तक हम बात कर रहे थे डेटा सेट पार्टीशनिंग की, कि कैसे करके इसको हम आंसर या डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द थिंग इज वंस यू हैव डिवाइडेड योर डेटा सेट और अब आप उसको टेस्ट में ले आए, तो विच मैट्रिक विच यू विल यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफायर? इज दिस एक्यूरेसी और देयर कुड बी मोर in characterizing different classifiers? यूजली हमारे जहन में आता है कि एक्यूरेसी इज समथिंग दैट वी लुक फॉर, और एक्यूरेसी की वो एग्जांपल थी जो 0-1 लॉस मैंने आपको बताया था. रिमेंबर 0-1 लॉस? जीरो वन लॉस याद है किसी को? दिस इज 0-1 लॉस के अंदर हम एरर की बात कर रहे थे. एग्जैक्टली. अगर इसको मैं इंस्टेड ऑफ saying not equal, if I say equal here and I say equal over here, this will become accuracy. And accuracy is simply output of a classifier, difference of output of a classifier with expected label or the real label. So if output of classifier is exactly equal to a label, it means that classifier accuracy, we will add 1. So there is no error over here. बट इन 0-1 लॉस वी से नॉट इक्वल, क्योंकि हम उधर लॉस या एरर कैलकुलेट कर रहे थे. लेकिन अगर इसी को इंस्टेड ऑफ नॉट इक्वल इक्वल कर दें तो एक्यूरेसी बन जाती है. ठीक है. तो दिस इज मोर जनरल यू नो ट्रेंड फॉर रिकग्नाइजिंग एक्यूरेसी और कैलकुलेटिंग एक्यूरेसी ऑफ अ क्लासिफायर. लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज हैं
और इश्यूज अभी हम देखते हैं कि वाई एक्यूरेसी इज नॉट अ गुड मेट्रिक टू कैरेक्टराइज क्लासिफायर और generalization capabilities. So there are different matrices that we use, and one of them is classification accuracy, and we'll see why we'll not use much. इसके काफ़ी सारे डाउनसाइड हैं. But the other one is confusion matrix, precision, recall, F measure. इनमें से आपने कौन सा टर्म पहले पढ़ा हुआ है इन स्टैटिस्टिक्स? आई एम श्योर कि प्रिसीशन रिकॉल आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा. सर मेरा ख्याल है कि नहीं पढ़ा है. Precision recall should have been there, but okay, I'll revisit, I'll see. अच्छा, accuracy is simply a number of predictions, correct prediction divided by total data set. ठीक है, accuracy यही है ना? NCC is number जी of सर. examples correctly classified over total examples in test set. So let's say आपने correctly classified 10 किया है और आपका डेटा सेट 20 एग्जाम्पल्स का था, तो यू से कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 50% है. 0.5 आएगा तो यू जस्ट से कि 50% है. दिस इज हाउ एक्यूरेसी इज. ठीक है. अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, डू यू फाइंड एनी ड्रॉबैक्स ऑफ नॉट यूजिंग दिस एक्यूरेसी? आपको कोई जहन में एग्जांपल आती है वेयर दिस विल नॉट वर्क? अगर हमारे पास बायस डेटा हो. राइट, सही सोच रहे हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायस डेटा? मकसद ये कि एक किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस्ड हो डेटा, तो फिर हमारी एक्यूरेसी हो सकता है कि डेटा की वजह से डाउन हो जाए. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. ड्रॉबैक इसमें लेक्चर में भी है. थिंक अबाउट अ डेटा सेट, और मेडिकल में आमतौर पे इसी तरह के डेटा सेट होते हैं. सो यू हैव डेटा सेट ऑफ 100 पेशेंट्स जिसमें 90 नॉर्मल थे और 10 में कोई डिजीज थी. यूजली मेडिकल में इसी तरह के डेटा सेट्स होते हैं. एंड एक्यूरेसी का मतलब है विदाउट डूइंग एनीथिंग मैं हर एक पेशेंट को कह दूं कि नॉर्मल है तो 90% आई गेट 90% एक्यूरेसी विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज योर डेटा सेट वॉज स्क्यूड और वॉज बायस टुवर्ड्स वन क्लास. या इसको कहते हैं इनबैलेंस डेटा सेट. जो आप बायस डेटा सेट कह रहे थे इसको कहते हैं इनबैलेंस डेटा सेट, कि हर क्लास इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द डेटा सेट. सो इन दैट सेंस एक्यूरेसी इज वेरी बैड. ठीक है, एक्यूरेसी इज नॉट टेलिंग अस हाउ गुड आवर क्लासिफायर और प्रेडिक्शन इज. क्योंकि हम हर एक को उठा के कह दें कि इट्स नॉर्मल पेशेंट, तो विल गेट 90% एक्यूरेसी. ठीक है. So this is the drawback. और consider, मैंने यही एग्जांपल दी हुई है. Consider data set in which 98% samples belong to class A. Class A का मतलब है probably normal patients. ठीक है. And according to this method, model can achieve 90% accuracy by simply predicting all training samples to be in class A. ठीक है. अगर हर एक को मैं कह दूंगा क्लास A के अंदर है तो 98% एक्यूरेसी तो वैसे ही आ जाएगी आपके पास. एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है. पेन कहीं चला गया है. Right. The real problem arises when the cost of misclassification of minor class samples are very high. I am again in this medical domain. Now think about it. Misclassification of minor class. Minor class usually आपके पास वो होती है जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है. अब माइनर क्लास जो मैंने 98 और 2 की एग्जांपल दी, थिंक अबाउट एक्सरेज विद कोविड एंड नॉन कोविड. So 98% would be normal and 2% would be COVID और 3% would be COVID. और उसकी कॉस्ट मिसक्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा है. इफ़ इसे एवरी पर्सन इज नॉर्मल, तो आपने आपका जो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव का आइडिया है आपको? अभी इस पे भी दोबारा बात करते हैं. ठीक है, ये तो आपने टर्म जरूर जी पढ़ी सर, है. आइडिया है. ठीक है. स्टैट्स में पढ़ा था.
बिल्कुल, आई थिंक ये आप लोगों को तो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बट स्टिल, तो इफ यू डील विद रेयर बट फैटल डिजीज, कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू डायग्नोज फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिवली यू से दैट पर्सन इज नॉर्मल, इज नॉट नॉन कोविड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव की कॉस्ट कम है। फॉल्स पॉजिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने किसी नॉर्मल को कह दिया कि वो कोविड है, तो उसके टेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 2-3 टेस्ट और हो जाएंगे, बट इट विल नॉट कॉस्ट लाइफ। But if classifier predicts false negative, here cost is huge. Think about a scenario of cancer or COVID or some disease. A classifier if misclassifies a person with false negative error, here आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, तो कॉस्ट इज ह्यूज। इंस्टेड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे और लग जाएंगे और टेस्ट हो जाएगा। ट्रू सर पॉजिटिव लेकिन और जी 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 कहिए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं ये कहता कि मतलब फॉल्स नेगेटिव इनकी बेसिकली जो डैमेज है वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करेगा ना। लेकिन यूजली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेडिकल डेटा में फॉल्स नेगेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वही सिचुएशन जो मेडिकल डेटा की सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं, कुछ सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट राइट सर। जहाँ पर लाइफ इन्वॉल्व है, वहाँ पे फॉल्स नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो ठीक गया। ठीक है। और ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव तो है ही ट्रू, वो तो क्लासीफायर ने ट्रू सही क्लासीफाई किया कि पॉजिटिव था पर्सन या नेगेटिव था। एक्चुअली वी हैव टू लुक इनटू फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव कि आपका एरर कहाँ पर आ रहा है ज़्यादा, व्हेन वी हैव अ क्लासीफायर, ठीक है। ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि ट्रू पॉजिटिव क्लासीफायर प्रेडिक्टेड डिजीज एंड द पर्सन एक्चुअली हैज अ डिजीज, सो ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है। ट्रू नेगेटिव TN की डिनोट किया हुआ है, क्लासीफायर प्रेडिक्ट्स नो डिजीज एंड पर्सन एक्चुअली इज हेल्दी। अगेन, तो ये दोनों तो क्लासीफायर ने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट कर लिए, तो दैट इज ओके। बट वी आर मोर कंसर्न व्हेन वी हैव डेटा सेट या हम मॉडल को एवेल्युएट कर रहे हैं विद फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर भी कहते हैं और फॉल्स नेगेटिव को टाइप 2 एरर भी कहते हैं। इफ़ यू गो इनटू मेडिकल बुक्स, अगर आप, आई डोंट नो अगर शायद पढ़ी है कि नहीं, पर टाइप 1 टाइप 2 एरर यूजली बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड फॉल्स पॉजिटिव इज क्लासिफायर प्रेडिक्टेड डिजीज बट पर्सन इज एक्चुअली हेल्दी, ठीक है। दिस इज लेस डैमेजिंग दिस देन फॉल्स नेगेटिव इन मेडिकल एरिया, अगेन इन मेडिकल एरिया की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि फॉल्स पॉजिटिव या टाइप 1 एरर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि किसी के पैसे और खर्च हो जाएंगे और वो कपल ऑफ टेस्ट दैट पर्सन विल डू और अंडरगो अंडर मोर टेस्ट। लेकिन टाइप फॉल्स नेगेटिव में हो रहा है क्लासीफायर प्रेडिक्टेड नो डिजीज, एक पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम थी इंडिविजुअल के साथ और आपने कहा कि यू आर हेल्दी और वो घर चला गया। नाउ थिंक आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, गॉड फॉरबिड, वो इस दुनिया से चला जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्स प्रोडिक्शन, बिकॉज ऑफ टाइप 2 एरर और फॉल्स नेगेटिव एरर। तो दिस इज ह्यूज इन मेडिकल डेटा, ठीक है। राइट सर। अच्छा, इनको यूजली हम लोग बहुत इजीली मशीन लर्निंग का जब आप पेपर्स या लिटरेचर या बुक पढ़ेंगे, तो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव को इनको बहुत इजीली हम लोग डिनोट करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। इस तरह की एक चीज़ होती है जो अभी आपको नज़र आ रही है। सो आपको ये वाई एक्सिस में आपके एक्चुअल क्लास है और एक्स एक्सिस में जो आप प्रेडिक्ट किए क्लासीफायर ने क्लास, ठीक है। और जो ये आपके डायगोनल पे एंट्रीज, ठीक है, डायगोनल पे एंट्रीज जो बोल्ड करके की हुई है, इसका मतलब है करेक्ट क्लासिफिकेशन है। इधर तक कोई इशू है? क्योंकि यहाँ पर डिजीज एक्चुअल डिजीज थी और आपने प्रेडिक्ट भी डिजीज की क्लासीफायर ने, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे कोई डिजीज नहीं थी और क्लासीफायर ने प्रेडिक्ट भी किया कि कोई डिजीज नहीं, तो ट्रू नेगेटिव हो गया। अब नाउ कम्स कि ये दो टर्म्स कौन सी हैं, एंड नाउ आई आस्क यू गाइस टू लेट मी नो कि इसमें से फॉल्स पॉजिटिव कौन सी है और फॉल्स नेगेटिव कौन सी है। सर जो 5 है वो फॉल्स पॉजिटिव होगा हम्म। कि तो फॉल्स क्लासिफायर पॉजिटिव, ने प्रेडिक्ट जी, क्लासिफायर ने प्रेडिक्ट करा कि डिजीज है लेकिन एक्चुअली में नो डिजीज है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव होगा, राइट? राइट।
और दूसरा जो ये वाला ही फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। जी सही। ठीक है, क्योंकि डिजीज थी और क्लासिफायर ने फॉल्सली उसको नेगेटिव कह दिया, तो ये फॉल्स सही। नेगेटिव। ठीक है, एंड दिस इज द विजुअलाइजेशन टूल वी यूज अ लॉट इन मशीन लर्निंग। अभी भी आप अगर कोई लेटेस्ट पेपर भी उठा लेंगे, यू विल फाइंड अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके अंदर ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव नहीं लिखा होता, नंबर सिर्फ दिए होते हैं, बट डायगोनल पे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, राइट। एंड केस ऑफ बाइनरी क्लासिफायर, यहाँ पे इस वक्त हम सिर्फ दो क्लासों में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका इस किस्म का हो सकता है। तो दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम माय पीएचडी डिसर्टेशन। इसके अंदर मेरे पास जो एक्सप्रेशन थे वो 6 क्लासेस थी। ठीक है, और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो अगेन डायगोनल पे जो बोल्ड करके दी हुई है ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है, और जो आपके ऑफ डायगोनल है ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी, राइट? ये समझ में आ गया? राइट। इसको आप थोड़ा सा बुक में आप पढ़िएगा। मैंने जो इस मॉड्यूल के शुरू में कुछ सैम्पल चैप्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हुए, यू इट विल बी वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा, नाउ विथ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दे आर डिफरेंट मैट्रिक्स। जो प्रिसीशन रिकॉल आता है दैट कम्स फ्रॉम हेयर। अगेन ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। वहाँ डिजीज नॉन डिजीज थी, यहाँ स्पैम नॉन स्पैम है। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, और ये फॉल्स पॉजिटिव है और फॉल्स नेगेटिव। सो दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सीएम कहते हैं इसको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये। नाउ फ्रॉम दीज क्वांटिटीज वी कैन डिवाइज सम मैट्रिक जिसके अंदर प्रिसीशन, स्पेसिफिसिटी और रिकॉल है। ठीक है, तो आफ्टर एक्यूरेसी, व्हेन वी टॉक अबाउट इन लिटरेचर, यू विल फाइंड numbers in accuracy और recall और precision और specificity। अब recall क्या है? recall is this thing, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ भी नजर आ रहा है। so recall is concerned with actual class, कि एक्चुअली क्लास में आपने कितनी करेक्ट प्रेडिक्शन की, क्योंकि देखें ये इस एक्चुअल क्लास वाली एक्सिस में काम कर रहा है, एंड इट सेज ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, एन इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर फॉल्स नेगेटिव। सो इट जस्ट कीप ट्रैक ऑफ आपने कितना नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव किए। स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अगेन ये नॉन स्पैम क्लासेस को देख रहा है, जो आपकी रिकॉल था ये पॉजिटिव क्लासेस को देख रहा है कि पॉजिटिव क्लास के अंदर आपने कितना एरर किया है। जो स्पेसिफिसिटी है वो देख रहा है कि आपने जो नेगेटिव या नॉर्मल इक्वेशन था उसमें कितने आपने एरर किए। ठीक है, एंड प्रिसीशन इज जो आपने क्लासीफाई किए करेक्टली वो कितने प्रिसाइसली किए। ठीक है, इनमें बड़ा सटल सा डिफरेंस है, ये आपको एकदम से देखने में समझ में नहीं आएगा, बट यूजली रिकॉल इज कंसर्न विद हाउ गुड इज योर क्लासीफायर out of your data set in predicting positive class, and precision is you predicted something and how precisely you predicted। ठीक है, और इसकी अगर आप ये फॉर्मूला भी देख लें, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, बिल्कुल इस जैसा है, थोड़ा सा फर्क है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव था एंड प्रिसीजन में फॉल्स पॉजिटिव है। बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, बट बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड इन वेरी डिफरेंट सेटिंग्स। जी, कुछ क्वेश्चन था आपका? नहीं क्वेश्चन नहीं था, मैं कह था कि हाँ ये चीज स्टैट्स में करी हुई, रिकॉल बस थोड़ा सा डिफरेंट नाम था कि सेंसिटिविटी तो हमने करा हुआ है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी करा हुआ है। कह रहा है, राइट। तो इसका आइडिया था आपको, ये जो मैं आपको जी बता रहा हूँ, सर, दिस इज इसका हाउ यू आइडिया है राइट इट। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक इट्स ओके। राइट सर, ओके बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा इसके फॉर्मूला देख लीजिए, बड़ा सटल सा डिफरेंस है। सेंसिटिव और रिकॉल जो है ना, एकदम से आपको रिकॉल और प्रिसीजन लगता है बिल्कुल एक ही है, लेकिन इसके डिफरेंस की वजह से दे आर यूज्ड इन वेरी डिफरेंट सेटिंग। प्रिसीजन बिल्कुल एक अलग जगह पे यूज होता है और रिकॉल बिल्कुल एक अलग जगह पे यूज होता है, एंड यूजली दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इफ यू इंक्रीज रिकॉल प्रिसीजन कम हो जाती है, और वो मैं अभी बात करता हूँ।
So precision and recall both indicate accuracy, but there is subtle difference between the two. Precision means percentage of results which are relevant, and recall refers to the percentage of total relevant results correctly classified. So in terms of database कितने आपने correctly classify किया, और precision ये आपने classify तो कर ली है, उसमें से वो precisely कितने हैं, ठीक है. And to increase recall, algorithm need to keep generating results which are not accurate, hence lowering precision. So usually when you start increasing recall, precision, they are inversely proportional to each other, and it's not possible to maximize this both at the same time. इसलिए usually either you use precision recall or F measure. F measure भी कहते हैं इसको, ठीक है. और again ये this is just combination of precision and recall. So instead of giving numbers in precision and recall, some researchers gave result in terms of F number. अब F number इसलिए कह रहा हूँ कि alpha and alpha could be 1, 2, 3 anything. So it's 1 plus alpha over precision into recall divided by alpha square into precision plus recall. ठीक है, इस तरह से. So this gives another measure, F score, F number. And instead of giving precision recall, you can just use this one. This is combination of precision and recall. ठीक है. और अगर अल्फा को 1 ले लें तो इसको F1 स्कोर कहते हैं, and this formula becomes this one. And usually this is used, F1 score. F2 भी यूज होता है, F1 is usually used. ठीक है. Right, sir. Now this is like a small exercise. आपको मैंने 3 different scenarios दिए हुए हैं, and I want you guys to let me know कि which metric would be helpful in these scenarios. So first scenario is cancer detection, and you need to tell me which one should be used: precision, recall, accuracy, or specificity. Second scenario is spam email identification. Again, 4 choices are given. Which one is better according to you? And then object detection, in which classes are balanced. So each class has, let's say, 100 examples, and you let me know which metric you would use in these 3 scenarios. So you have 1 minute, you can discuss among yourself and let me know which metric you will use. You can speak out loud so I can see where discussion is going. सर जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है तो उसमें तो हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना. ओके. ठीक है. और जो स्पैम वाला सेक्शन है उसमें स्पेसिफिसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी. रीजनिंग भी करते जाएं कि आप जब एक्यूरेसी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, स्पैम वाले में स्पेसिफिसिटी क्यों कह रहे हैं.
सही। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में तो क्योंकि जैसे हमारे पास एक बैलेंस डेटा सेट है, राइट, राइट। तो हम लोग उस पर एक्यूरेसी को चूज कर सकते हैं एज अ पैरामीटर अपने मॉडल को एवेलुएट करने के लिए। राइट। और जो स्पैम वाला है उसमें स्पेसिफिसिटी बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं ना कि मतलब वो जो कि जो ईमेल्स स्पैम नहीं है उसको वो रिजेक्ट कर सके। जो स्पैम नहीं है उनको रिजेक्ट कर सके, तो यू आर फोकसिंग ऑन फॉल्स, ये पॉजिटिव और होगा, नेगेटिव। एक मिनट, फॉल्स नेगेटिव होगा ना। ओके। और कैंसर डिटेक्शन में? कैंसर डिटेक्शन में शायद प्रिसिशन होगा। अरीबा ने रिकॉल लिखा है, वैसे पता नहीं। And why recall or precision? Because this reasoning is important. So cancer detection is, let's say, can cost life. ठीक है. So we have to think in terms of false negative और false positive, क्योंकि true positive true negative तो आपका है ही थी. So once it's on the life, which cost is very important, false negative or false positive. false negative का मतलब है कि classifier gives false prediction that this person is negative, जबकि उसको था. और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि हेल्दी पेशेंट को उसने क्लासिफायर ने डिजीज डिटेक्ट कर दी. नाउ यू टेल मी विच वन इज इम्पोर्टेंट. फॉल्स नेगेटिव का मतलब है इसको डिजीज थी, बट क्लासिफायर सेज ओके, नॉर्मल पेशेंट. तो फॉल्स नेगेटिव ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा इसमें भी। इसमें फॉल्स, एग्जैक्टली, फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट हो. और जब फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट होता है तो प्रिसीशन नहीं, वो रिकॉल होता है. ठीक है. तो वंस यू आर कंसर्न अबाउट फॉल्स नेगेटिव, you just take recall. This is important for medical data recall other than any other these four metrics. So cost of failing to diagnose the disease of sick person false negative is much higher than cost of sending healthy person to more test false positive. So you're concerned with false negative और false positive में recall इसलिए important है कि here is the formula, false negative over here. ठीक है. तो वंस यू आर कंसर्न विद फॉल्स नेगेटिव यू टेक रिकॉल. और रिकॉल मैंने आपको बताया था इज कंसर्न विद द डेटा ऑफ हेल्दी पेशेंट्स, राइट, जिसमें डिजीज है पॉजिटिव क्लास को. सही। राइट. अच्छा, स्पैम ईमेल में अगेन यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पैम ईमेल? यहाँ पे तो हमारा फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट था. वी कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग फॉल्स नेगेटिव इन क्लासिफायर. रीवा, यू कैन जस्ट राइट स्पैम में क्या आएगा. तो सामा, यू कैन जस्ट थिंक के फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, ये फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है.
स्पैम ईमेल में फॉल्स नेगेटिव से क्या होगा? सर फॉल्स नेगेटिव में तो ये होगा ना कि वो बेसिकली स्पैम नहीं डिटेक्ट करेगा, उसको इनबॉक्स में आ जाएगी वो, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अरीबा ने लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रॉब्ली फॉल्स क्योंकि पॉजिटिव फॉल्स ज़्यादा पॉजिटिव इंपॉर्टेंट की होगा। कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है, एंड फॉल्स पॉजिटिव मींस कि यू हैव अ नॉर्मल ईमेल एंड यू पुट इट इन द स्पैम। लेट्स से आपको एक जॉब ऑफर आनी थी, and instead of going into your inbox, it ends up in spam filter or spam folder. This is because of false positive. So this is very important. False negative में क्या होगा कि there was a spam email and that spam email just delivered into your inbox. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप डिलीट कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट फॉल्स पॉजिटिव की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड फॉल्स पॉजिटिव जहाँ पर भी आएगा देन यू लुक इनटू प्रिसीशन। इसका फॉर्मूला में देख लीजिएगा, फॉल्स पॉजिटिव हाईलाइट्स ओवर देयर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सही। डिटेक्शन में जहाँ पे बैलेंस क्लास और एक्यूरेसी, जैसे उसामा ने बिल्कुल ठीक बताया था, तो वंस यू हैव बैलेंस क्लास और सारी एग्जैक्टली एग्जांपल हर क्लास की बैलेंस है, तो एक्यूरेसी इज गुड मेजर। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कॉल, आप सिर्फ एक्यूरेसी को भी देख सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? नो सर, क्लियर। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज द बेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इनकी कुछ ट्रेड्स दी हुई। तो द फर्स्ट ट्रेड यूजली आफ्टर मॉडल इवैल्यूएशन आपने कर ली, बट देयर सम अदर ट्रेड्स जो यू हैव टू लुक इनटू to categorize that this algorithm is better than other is interpretability. Interpretability is critical if model has to be explained for transparency. This is very important for medical data. और इसकी आजकल फील्ड आ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेबल एआई। एक्सप्लेनेबल एआई अभी आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजुअली आर ब्लैक बॉक्सेस। वंस वी ट्रेन इट वी डोंट नो, जो आपको मैंने आपको पहला लेक्चर भी था, इन मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हैज अ प्रॉब्लम ऑफ रीजनिंग। वी कैन नॉट सी व्हाई दिस prediction, and this is one of the problem especially for medical data, that without looking into reasoning, medical doctors are not sure whether to employ this machine learning algorithm or not, because this is not explainable. हमने machine learning एक data set लिया, we train mathematical model and out comes the prediction, but how this prediction is coming no one knows. क्या वेट से अंदर किस किस्म का आर्किटेक्चर बिल्ट हुआ, किस किस्म का मॉडल बिल्ट हुआ, वी डोंट नो, दिस इज काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स। And now this search field is coming along very nicely, which is called explainable AI, जिसके अंदर machine learning is supposed to be explainable या reasoning जिसमें जाता हो। तो reasoning is very important and we always try to find model that can explain itself। prediction की हमें reason मिल जाए कि if model says that this person has a cancer, but why this model is saying? What are the parameters it has chosen to have this prediction? So this is very important. ठीक है? Another important thing is model complexity. Simplicity is important for practical reasons. If you run your model on small devices or on your mobile devices or some let's say on Raspberry Pi or Arduino, आपका microcontroller है, so usually they have very restricted kind of compute power. So we cannot have really complex algorithms. So if you have two algorithms which are giving exactly or almost similar results in terms of accuracy, you choose a simple one. Scalability is again very important. ठीक है, तो it should be, model should be scalable and fast prototyping. ठीक है, क्योंकि if you are working in R&D, you want to have a fast prototyping model, but then for production, then you could have optimized method. ठीक है, either production needs to deliver fast. So these are some of the parameters you have to look into your model apart from accuracy and precision recall thing. So this is just to let you know that if accuracy precision is not the only criteria to select some model, there are some other criteria as well depending on situation where you are working. और इसकी एक एग्जांपल बहुत मजे की है, नेटफ्लिक्स यूजुअली रन दिस चैलेंज एवरी ईयर। अभी मुझे नहीं पता, बट दिस वाज हैपनिंग टिल 2016-17। होता ये था कि नेटफ्लिक्स एवरी ईयर अनाउंसेस अ चैलेंज
नेटफ्लिक्स में आपको पता है कि रिकमेंडर सिस्टम है, सो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, योर एज, लोकेशन, योर प्रायोरिटीज, इट suggests some movies or dramas or whatever their content. Or this is a machine learning problem, recommender system. They want each year they want people or individual to participate and propose algorithm that is better than the previous one or better than the rest. ठीक है. अच्छा, हुआ ये कि 2012 की ये न्यूज़ है कि this competition was running and they found one algorithm that was the winner and the results were better than any other algorithm. But important thing is it never Netflix never implemented this algorithm, क्योंकि इनका मेन मकसद ये होता है कि आप सोर्स कोड भी दे दें and Netflix will embed this into their system. But because of practical reasons, Netflix never implemented this algorithm, although results were better than any other algorithm. और उसका रीजन यही था जो हमको पहले बताया कि मॉडल जो जीता था, although they gave prize money to that person because model was winning, it was too complex to run. Even for coding and running this algorithm was very difficult for Netflix guys at that time. So they never implemented. They paid this prize money to a person or the team who won this thing, but they never implemented this. So research के अंदर usually you could do this kind of thing, like बहुत complex भी हो सकता है आपका algorithm and you have best results. But in real life scenarios, sometimes you need to compromise in results because for implementation of practical reason that it cannot be implemented in such a way. ठीक है. So you can just search this news, maybe Google, you can Google it right now and you will have a very interesting story in front of you. ठीक है, done? जी सर. We are done with this module. अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको कुछ further reading के लिए दिया हुआ है. This could help you in understanding further. So dense versus sparse representation of feature vector. If you are interested in feature vector किस तरह represent किए जाते हैं, these are two main techniques. जो मैंने डिस्कस भी की थी क्लास में. डेंस का मतलब है कि सारे फीचर वेक्टर डायमेंशन में डेटा है, और स्पार्स की वो मैंने आपको डिक्शनरी वाली एग्जांपल दी थी ईमेल की या टेक्स्ट की. इफ़ यू टेक ऑल द वर्ड्स और उसका फीचर वेक्टर बना लें फॉर द ईमेल, सो यू विल फाइंड ओनली 1000 वर्ड्स और रेस्ट वुड बी जीरो, क्योंकि आपके पास 1 मिलियन वर्ड्स है लेट्स से डिक्शनरी में, तो वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते आपकी ईमेल्स में. तो दैट वुड बी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन. लेकिन इनको इस डेंस के क्या फ़ायदा है, स्पार्स का क्या फ़ायदा है, स्पार्स को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है. So there is a whole lot of literature over it. अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक में वन हॉट एनकोडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके अंदर आपका अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसको न्यूमेरिकल में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है. आउटलायर डिटेक्शन में कुक्स डिस्टेंस है एक. आउटलायर हमने देखा था, अगर आपको याद हो, तो इफ़ यू हैव डेटा ट्रेंड समथिंग लाइक दिस और आपके पास 2-3 डेटा पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जी स्कोर से या आप देख सकते हैं कि अपने मीन से कितना दूर है. सो यू कैन डिलीट दिस पॉइंट बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द मीन, बट देयर समथिंग अदर देन दिस मेथड. ये जी स्कोर मेथड था, और जो अलग से एक मेथड आप अलग से पढ़ सकते हैं, दैट इज कुक्स डिस्टेंस. ठीक है, ये बहुत ईजी सा एक छोटा सा है, ये आप देख लेंगे तो मेरा ख्याल है 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है. अच्छा, कंसिडरिंग रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ हैविंग लार्ज डेटा सेट, विच डेटा सेट पार्टीशनिंग टेक्निक इज सुटेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, और डेटा सेट्स में अभी तक हमने जो बात की थी, हमने कहा कि पार्टीशन 80-20 स्प्लिट कर सकते हैं टेस्ट और ट्रेन में. बट लेट्स से यू हैव 1 मिलियन डेटा सेट्स, डेटा पॉइंट्स इन योर डेटा सेट, तो 1 मिलियन का अगर आप 20% लेते हैं तो इट विल बी ह्यूज फॉर टेस्टिंग. So even you can use 95% for training and 5% for testing if you have data set with million examples. So again, in this scenario, which partitioning technique would be useful? Leave one out cross validation is better, k-fold cross validation is better, ये कौन सा? So you need to think about it a bit. और इम्बैलेंस डेटा सेट को किस तरह से डील किया जा सकता है. मैंने एक्यूरेसी के हवाले से बात की थी कि इफ़ यू हैव इम्बैलेंस डेटा सेट, एक्यूरेसी इज़ वेरी बैड मेजर. लेकिन इसके अलावा इसको स्टैटिस्टिकली इम्बैलेंस को किस तरह से डील किया जा सकता है. और एक मेजर जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज़ फॉर यू गाइस टू रीड, इज रीजन अंडर द कर्व और एरिया अंडर द AUCB कहते हैं. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग मॉडल इवेल्यूएशन मेट्रिक, और उसका मैंने एक छोटा सा एक पेपर भी दिया हुआ, सो यू कैन रीड दिस पेपर. दिस इज फ्रीली अवेलेबल प्रॉब्ली, और यू कैन आस्क मी. So this concludes our discussion on model evaluation, pre-processing data sets, and we begin with
formalizing supervised machine learning algorithm setup. Any question up till now? क्योंकि next class से we will start classifier to see classifier, how to build a classifier, how we can train it. और इनिशियली हम बहुत जो एक ईजीएस्ट क्लासीफायर उससे स्टार्ट करेंगे के नियरेस्ट नेबर से। तो अभी तक इस मॉड्यूल तक कोई क्वेश्चन, बेशक जो अभी हमने 1A मॉड्यूल भी किया था या ये दिस इज 1B मॉड्यूल, इसके अंदर कोई इशू हो तो मुझे बता दो, वी कैन डिस्कस इट अगेन। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आई थिंक अरीबा हैज रिटन समथिंग, अरीबा हैड नो क्वेश्चन। अच्छा, आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बुक्स पढ़ना शुरू किए कि नहीं, जो मैंने आपको इस मॉड्यूल के शुरू में भी यकीनन आई थी दिस बुक्स, इनमें से कोई बुक देखी है आप लोगों ने? बिकॉज दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शायद पहले उसके अंदर भी मैंने आपको मेंशन की थी, ये मैंने अपलोड भी की है। आई विल कीप रेफरिंग टू दिस बुक अगेन एंड अगेन। ये वाली बुक तो ज़्यादातर डेटा डेटा माइनिंग के हवाले से है या डेटा साइंस के हवाले से बुक हैं, जिसके अंदर प्री प्रोसेसिंग पे ज़्यादा बात होती है, बट दिस इज़ टोटली मशीन लर्निंग फोकस बुक। तो इनमें से अगर आप कोई बुक पढ़ी है तो मुझे बताइए कौन सी पढ़ी। सर जो पहली वाली बुक है उसको देखा तो था, लेकिन उसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब वो जो पहला चैप्टर था वही देखा था ज़्यादा तो। थियोडोरस, इसकी बुक का पहला चैप्टर? जी जी, उसको ही ज़्यादा फोकस किया था, उसके बाद अभी इतना खास पढ़ा है फिर नहीं। ओके, लेट मी सी, इसके बुक के पहले चैप्टर में क्या है इसके? जी सर, इसके पहले बुक के चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं? थियोडोरस। उसमें बस उन्होंने वो मशीन लर्निंग के लिए सेटअप किया था प्रॉब्लम के, मतलब वो जो 3 पार्ट्स थे ना, जी 3 जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि मतलब सबसे पहला होता है कि ये था एक लेबल्स असाइन करते हैं, जैसे जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था। राइट राइट। अच्छा, मैं ये इस बुक को आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू ओवर हियर, लेकिन ये मेरे पास शेयरिंग पे इस वक्त नहीं आ रही। नहीं, आपको बुक तो शो नहीं हो रही इस वक्त? नहीं सर, ओके, लेट मी सी। अगेन ये तो लेक्चर शो हो गया आपको, मैं ख्याल है। आई डोंट नो इसके ऑप्शन वाले के, आई हैव ओपन दिस बुक बट आई कांट फाइंड द ऑप्शन के इस बुक को शेयर किया जाए आपके साथ। अब क्या शो हो रहा है? सर अभी भी ब्लैंक, मतलब कुछ शो तो नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। ओके, ये बड़ा इशू है यहाँ पे। ब्राउज फ्रॉम कंप्यूटर ई। नहीं, सॉरी, आई कांट शेयर, आई डोंट नो, शायद इसको रोक के दोबारा से इसको खोलना पड़ेगा। एनीवे, सो द टेक होम मैसेज इज कि इस बुक को प्लीज़ दोबारा से देखना शुरू कर दें, और इसका फॉर दिस मॉड्यूल यू हैव टू लुक इनटू चैप्टर 1 एंड 5। ठीक है, 5 के अंदर यूजली मॉडल इवोल्यूशन पे बात होगी और 1 में मशीन लर्निंग सेटअप की बात है। एंड दिस बुक इज़ वेरी क्लियरली रिटन और इसके एग्जांपल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है। राइट सर।
And do keep me जी सर। updated regarding your next class, whether you are coming physically or we have to do it online. So I'll prepare accordingly. ठीक है सर। ठीक है. So if you have no other questions, then we are done for today, and we'll start with K nearest neighbor classifier from tomorrow or from the next class. ठीक है सर। ठीक है. Stop recording.